क्वेश्चन नंबर 17 टुडे. ठीक है, लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. अब 17 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट आई एम गोइंग टू टेक द पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k in each of the functions so that the given function is continuous at the indicated point. एक फंक्शन आपको दिया जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि द फंक्शन इज √3 sin x plus cos x divided by x plus pi by 6. if x is not equal to pi by 6, जबकि यही वैल्यू k होनी चाहिए इफ x इज इक्वल टू -pi by 6. ये एंगल -pi by 6 का है, तो -pi by 6 के एंगल पर अगर x -pi by 6 के बराबर है, तो जब -pi by 6 नहीं है तो फंक्शन का फॉर्म रहेगा √3 sin x plus cos x upon x plus pi by 6. और जब -pi by 6 है तो वैल्यू रहेगी k. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं? सबसे पहले तो हम लिमिट ही इवेल्युएट करेंगे. अब यहाँ भी देखें तो कोई ब्रांचेस इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली लेकर चल सकते हैं. वी हैव बीन गिवन √3 sin x plus cos x डिवाइडेड बाय x plus pi by 6. अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ऐसी एक लिमिट लास्ट ईयर आपकी 11th क्लास में भी होती थी. वो जो 11th क्लास में लिमिट थी, वहां हम क्या करते थे, एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन हम लगाएंगे. हम x plus pi by 6 को y पुट कर देते हैं. ठीक है, लेट अस सब्स्टिट्यूट x plus pi by 6 इक्वल टू y. तो जब आपका x -pi by 6 की तरफ जाएगा तो यही y जो है ये किसकी तरफ चला जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा. तो यहाँ हमने क्या करना है, we shall substitute x plus pi by 6 as y. अगर हमने x plus pi by 6 को y रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है y minus pi by 6 प्लस कोस ऑफ, यहाँ भी आएगा y minus pi by 6. हम x plus pi by 6 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y, तो x की वैल्यू हो गई y minus pi by 6. नाउ जस्ट इलेबोरेट द थिंग्स, और इलेबोरेट करके आपके पास जो है वो क्या चीज आ जाती है. इफ वी इलेबोरेट देन द limit of fx as x goes to -pi by 6 becomes √3 times sin of y minus pi by 6 था, इसलिए इसे लिखोगे sin y cos pi by 6 माइनस cos y sin pi by 6. ये तो एक टर्म हो गई, प्लस cos of y minus pi by 6 था, तो cos of y minus pi by 6 can be written as cos y cos pi by 6 plus sin y sin pi by 6 and whole is divided by y. और यही लिमिट अब किसमें कन्वर्ट हो गई, लिमिट y goes to 0 में कन्वर्ट हो गई. ये लिमिट y goes to 0 किस वजह से आया, लिमिट y goes to 0 सिर्फ एक ही रीजन से आया कि हमने x को पुट किया था, x plus pi by 6 को पुट किया था y, तो x आ गया y minus pi by 6. अब आपको ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसे सिंप्लीफाई करना है. cos pi by 6 की वैल्यू क्या होती है, cos pi by 6 की वैल्यू होती है √3/2. ठीक है, और sin pi by 6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2. इसके बाद जो है हमारे पास है cos pi by 6, अगेन √3/2 पुट करेंगे, और फिर वापस sin pi by 6 है तो sin pi by 6 को क्या रख देंगे, 1/2. नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट एंड चेक कि आपके पास क्या आ रहा है. जहां तक मैं समझ पा रही हूँ एक टर्म तो आएगी 3/2 sin y,
माइनस √3/2 कोस वाई प्लस √3/2 कोस वाई और प्लस 1/2 साइन वाई। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास ये बच जाना चाहिए लिमिट y गोज टू 0 3/2 साइन वाई प्लस 1/2 साइन वाई डिवाइडेड बाय y। ये चीज आ जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि वी आर हैविंग लिमिट y गोज टू 0 2 साइन y अपॉन y। ठीक है, ये चीज आ जाएगी पूरा सॉल्व करने के बाद। और 2 साइन y अपॉन y आने का मतलब है कि अब जो आंसर हमारे पास बनता है ना, वो 2 तो बाहर आ गया, साइन y बाय y की लिमिट बन जाएगी 1 बिकॉज y इज मूविंग टुवर्ड्स 0 एंड सो दिस लिमिट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो हमारे पास आया वो ये आया कि लिमिट x गोज टू -π/6 ऑफ fx इज इक्वल टू 2। ये तो 2 आ गया। और अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखें -π/6 पर, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है k। बट we have been given that fx is continuous at x इक्वल टू -π/6। ये चीज भी तो मेंशन्ड है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये लिमिट और ये फंक्शनल वैल्यूज दोनों की दोनों जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। और क्योंकि दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, मतलब लिमिट x गोज टू -π/6 ऑफ fx should be equal to the functional value for -π/6. It implies 2 is equal to k, or we can say that k is equal to 2। तो k की वैल्यू जो है वो 2 आ जाती है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी लिमिट को सॉल्व करने का एक पैटर्न और भी हो सकता है बेटा, एक बार जरा उसे भी देखिए। उस पैटर्न में हम क्या करते हैं, इसी को सॉल्व, वो एक्चुअली कई बार बच्चों को ना थोड़ा मुश्किल लगता है तो हम लोग कम ही कराते हैं, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स हो आप लोग सब, तो पैटर्न तो पता होना चाहिए। दूसरा पैटर्न ये है, जैसे हमारे पास ये था √3 साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय x प्लस π/6। ठीक है, ये चीज है। अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं। सिर्फ न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो बाहर वाला 2 जो है वो तो यहीं रह गया। और जो डिवीजन वाला 2 है ना, एक को √3 के नीचे लिख दिया और एक को 1 के नीचे लिख दिया। अब √3/2 क्या होता है, ये होता है cos π/6। हम सिर्फ π/6 क्यों देख रहे हैं, हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए जो π/6 यानी 30 डिग्री पर आती हो। तो 30 डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो √3/2 होता है cos π/6 और 1/2 होता है sin π/6। तो इस हिसाब से ये जो लिमिट है ये बन जाएगी x गोज टू -π/6 2 टाइम्स sin x cos π/6 प्लस cos x 1/2 क्या होता है sin π/6, ये बन जाता है। और नीचे जो है वो x प्लस π/6 चल ही रहे। यहाँ हमने इनपुट्स इंट्रोड्यूस किए। इनपुट्स इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये होता है कि हमने अपनी तरफ से कोई चीज ऐसी डाली जिसको डालने से हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। और वो चीज क्या थी, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब अगर हम देखें तो ये जो ब्रैकेट है ना, दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस π/6। एडिशन फॉर्मूला बन रहा है यहाँ साइन का, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी के हिसाब से हमारे पास आता है लिमिट x गोज टू -π/6। ऊपर तो आ गया 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस π/6 और नीचे आ गया सिर्फ x प्लस π/6। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ आकर हम चेंज कर देते हैं। मैंने लिख दिया लिमिट y गोज टू 0 और ये आ गया 2 टाइम्स साइन y अपॉन y। जहां मैंने y किसको लिया, आई हैव टेकन y इक्वल टू x प्लस π/6। ये जो x प्लस π/6 का ब्रैकेट आया ना, इसको हमने y मान लिया। तो जब x माइनस π/6 की तरफ जाएगा तो आपका यही y जो है ये 0 की तरफ चला जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास ये लिमिट आ जाती है कि लिमिट
y goes to 0 2 times sin y upon y। अब इस लिमिट को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास, क्योंकि ये आ रहा है लिमिट y goes to 0 2 times sin y upon y, तो 2 जो है ये तो बाहर आ जाएगा और sin y by y की लिमिट आती है 1, तो वैल्यू आ जाती है 2। जबकि फंक्शनल वैल्यू एट -π/6 आपको गिवन है k। अब ये 2 आ गया, फंक्शनल वैल्यू k आ गई, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंटिन्यूटी function is given to be continuous at x equal to -π/6. So limit of fx as x goes to -π/6 must be equal to functional value at -π/6. Hence 2 is equal to k और k is equal to 2, which is the answer. तो ये भी एक पैटर्न हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और भी मेथड्स आप निकाल सकते हो बेटा, बहुत वैरायटी बनती है। आपको क्या क्लिक करता है एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी आपकी स्किल्स हैं, ये स्किल्स आपको सीखनी है। जितनी आपकी स्किल्स होगी ना लिमिट को इवेलुएट करने पर, उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से हैं, तो वो आप लोग अपने आप कैरी आउट कीजिएगा। एक डाउट एक स्टूडेंट का था कि हम LHL और RHL कहाँ कैलकुलेट करें। बेटा मैंने पहले भी बताया है, जहां पर भी फंक्शन में ब्रांचेस आ रही हैं, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर पे जाके फंक्शन की डेफिनेशन बदल गई। x लेस देन 1 के लिए तो फंक्शन चल रहा था एक पैटर्न पे, सपोज sin x अपॉन x, और x मोर देन 1 होते ही फंक्शन का पैटर्न चेंज हो गया और वो आ गया 1 माइनस cos x, 1 cos x। तो 1 माइनस cos x अगर आ जाएगा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम जहां पर मतलब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो गई ना, वहां हम LHL और RHL अलग अलग निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन था, यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हुई, यहाँ सिर्फ फंक्शनल वैल्यू अलग से गिवन थी, वो भी एक क्वेश्चन आपको इस तरह से बना के दे दिया, और बाकी जो फंक्शन है वो एक ही पैटर्न पर चल रहा था, तो डायरेक्ट इवेल्युएशन हो सकती है। यहाँ LHL और RHL की जरूरत नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन हमने किया था x इंटू कॉस ऑफ 1/x, वहां पर क्या था उस क्वेश्चन में, ये शायद आपके क्वेश्चन नंबर 6 में था, द फंक्शन वाज गिवन इन दिस फॉर्म, द फंक्शन इज x इंटू साइन ऑफ 1/x if x is not equal to 0 and it is 0 if x is equal to 0। इस क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ जो एंगल है ना, ये एंगल इनफाइनाइट बनता है जब x 0 की तरफ जाता है, तो x के 0 की तरफ जाने से 1/x यानी एंगल इनफाइनाइट बनता है। तो यहाँ पर क्योंकि एंगल ही इंफिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए LHL अलग निकालेंगे, RHL अलग निकालेंगे। तो ये आप लोग जो है अपने स्किल्स इन्हीं चीजों की डेवलप कीजिए कि कहाँ हमें किस मेथड से प्रोसीड करना है। नाउ आई एम कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एक फंक्शन आपको दिया है, द फंक्शन इज इन 3 फॉर्म्स, इट इज x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स। ये फंक्शन बनता है अगर आपका जो x है वो -π और 0 के बीच में आता है, मतलब x की वैल्यू -π से 0 के बीच में है तो ये फॉर्म लगेगी। ये वैल्यू 2 आएगी अगर x एग्जैक्टली 0 है, और यही चीज 2 टाइम्स e रेज टू द पावर b sin x -1 डिवाइडेड बाय bx आएगी। ये b sin x नहीं है, इट इज साइन ऑफ bx, e की पावर में साइन ऑफ bx -1 अपॉन bx इफ योर x इज मोर देन 0। तो यहाँ देखें तो फंक्शन कितने ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, 3 ब्रांचेस बन गए। एक ब्रांच -π से 0 के बीच में, यानी जब 0 से कम है तो ये चलेगा, जब एग्जैक्टली 0 है तो 2, और जब मोर देन 0 है तो फंक्शन की ब्रांच जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में आ गई। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आपको यहाँ एक क्वांटिटी a नजर आ रही है ना इसमें, और इधर b नजर आ रहा है, तो a और b दो कांस्टेंट्स हैं जो आपको फंक्शन की डेफिनेशन में नजर आ रहे हैं, आपको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, जबकि फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें LHL RHL अलग अलग निकालने पड़ेंगे। LHL के लिए तो फर्स्ट ब्रांच यूज होने वाली है। LHL के लिए फर्स्ट वाली ब्रांच क्यों यूज करेंगे हम, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए तो यही वाली ब्रांच है। और RHL के लिए कौन सा ब्रांच यूज करेंगे, RHL के लिए तीसरे वाला यूज करेंगे, क्योंकि x मोर देन 0 के लिए थर्ड ब्रांच है। तो हमें अलग अलग कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द लेफ्ट हैंडेड लिमिट। लेफ्ट हैंडेड लिमिट बनती है x गोज टू 0 माइनस, क्योंकि ना जब आप लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड का कॉन्सेप्ट लेते हो तो ये मैटर करता है कि कहाँ से, तो ये आएगा 0 माइनस x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स। तो सबसे पहले तो जब तक ये 0 माइनस नहीं हट जाता ना, तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए हम क्या करेंगे, x को पुट कर देंगे 0 माइनस एच, और 0 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, x को पुट कर दो माइनस एच। x की जगह माइनस एच रखने से आपके पास क्या आएगा, जब आप x को माइनस एच रखोगे तो x अगर 0 की तरफ जाएगा तो आपका h भी 0 बनेगा। तो x को रख दिया माइनस एच प्लस साइन ऑफ माइनस एच, नीचे भी क्या आया, साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू माइनस एच। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ माइनस एच माइनस साइन एच बनता है ना, ये माइनस बाहर आ जाएगा। इसी तरह से साइन ऑफ ए प्लस 1 इंटू माइनस एच क्या बनेगा, माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू एच। तो इस लिहाज से लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज कन्वर्टेड इनटू लिमिट एच गोज टू 0 माइनस कॉमन एच प्लस साइन एच, ये तो ऊपर आता है, और नीचे क्या बन रहा है, माइनस साइन ऑफ ए प्लस 1 इंटू एच। ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। अब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो डायरेक्ट लिमिट तो निकलेगी नहीं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0। 0 बाय 0 फॉर्म कैसे बन रही है, आप h को 0 रख के देख लो, न्यूमरेटर भी 0 बनता है और डिनोमिनेटर भी 0 बनता है। जहां भी 0 बाय 0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है वहां आंसर तो निकलेगा। अब वो हमें देखना है कि हम आंसर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ बेटर मेथड क्या है, आप न्यूमरेटर को भी h से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी आप h से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप न्यूमरेटर को h से डिवाइड करेंगे तो आएगा h बाई एच प्लस साइन एच अपॉन एच, और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एच होल डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, ये आ गया। अब आती है बात की लिमिट कैसे निकालें। अब देखो, जब यहाँ पर साइन ऑफ a प्लस 1 एच है ना, तो इसका मतलब नीचे भी a प्लस 1 होना चाहिए। तो नीचे a प्लस 1 नहीं है, तो नीचे a प्लस 1 हमें डालना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में भी ऊपर a प्लस 1 से और नीचे भी a प्लस 1 से। तो ये पैटर्न हमारे पास बन जाएगा। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे ना, तो ये लिमिट किस हिसाब से अप्लाई होगी, यहाँ ये बनेगा लिमिट h गोज टू 0 ऑफ, ऊपर क्या बना, h बाई एच इज 1 प्लस साइन एच अपॉन एच, ये तो ऊपर है क्वांटिटी, और नीचे आ रहा है a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, क्या बनेगा यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एच डिवाइडेड बाय a प्लस 1 इंटू एच। अब आप अगर यहाँ लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में आता है 1 प्लस 1, क्योंकि 1 की लिमिट तो 1 ही रहेगी, साइन एच बाई एच की लिमिट भी 1 आ जाएगी, और नीचे बचेगा ओनली a प्लस 1। तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 डिवाइडेड बाय a प्लस 1। ये आपके पास लेफ्ट हैंडेड लिमिट आ जाती है। अब आती है बात राइट हैंडेड लिमिट की। राइट हैंडेड लिमिट बनती है लिमिट x गोज टू 0 प्लस 2 टाइम्स e रेज टू द पावर साइन dx माइनस 1 अपॉन dx। अब ये लिमिट्स भी आप लोगों ने लोअर क्लास में की थी, 2 को तो बाहर ही ले आओ, 2 तो कांस्टेंट है। x गोज टू 0 प्लस को चेंज करने के लिए x को 0 प्लस h,
0 प्लस h यानी h पुट कर देंगे तो ये आएगा e रेज टू द पावर साइन ऑफ bh -1 डिवाइडेड बाय bh। अब आती है बात की इस लिमिट को कैसे सॉल्व करें। अब देखो e की पावर में x होता है तो नीचे भी x होना चाहिए। अब यहाँ e की पावर में आ रहा है साइन ऑफ bh, क्योंकि e की पावर में साइन ऑफ bh आ रहा है तो यहाँ नीचे भी साइन ऑफ bh होना चाहिए था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन ऑफ bh से ऊपर और साइन ऑफ bh से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आगे एडजस्टमेंट कैसे करनी है हमें इसकी, जो नीचे वाला साइन bh है उसको तो इस तरफ लिख दो और ये जो bh है इसको उस तरफ ले जाओ। मतलब अब आपके पास जो है वो RHL आएगा 2 टाइम्स लिमिट h गोज टू 0 और दो पार्ट्स बन जाएंगे। एक पार्ट होगा e रेज टू द पावर साइन bh -1 अपॉन साइन bh और दूसरा पार्ट होगा साइन bh अपॉन bh। ठीक है, ये चीज आपके पास आ जाती है। अब आप लिमिट्स एक्सप्रेस करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 1 इंटू 1। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि जब h 0 पर जाता है ना तो साइन bh भी 0 बनता है और ex -1 अपॉन x की लिमिट 1 आती है व्हेनेवर वी टेक x गोज टू 0। ठीक है, एक फॉर्मूला था मैंने आपको परसों बताया भी था, लिमिट x गोज टू 0 ex -1 अपॉन x 1 होता है। अब जब h 0 बनेगा तो साइन bh 0 बनेगा, साइन bh 0 बनेगा तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो लिमिट है ये 1 पर रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से साइन bh अपॉन bh की लिमिट भी 1 पर रिड्यूस हो जाएगी। तो कुल मिलाकर RHL की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, द RHL कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2। RHL की वैल्यू 2 आ जाती है। अब इस क्वेश्चन में हमने LHL निकाला था तो आया 2 अपॉन a प्लस 1। RHL निकाला तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये तो डायरेक्टली 2 ही आ गया, कुछ और आया ही नहीं। और फंक्शनल वैल्यू जो थी ना 0 पर f0 वो भी 2 गिवन थी। नाउ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट और f0 तीनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तीनों इक्वल होने चाहिए तो 2 अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 2 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है 2, 2a प्लस 2 अगर 2 आता है तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, 2a की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0 और 2a की वैल्यू 0 आती है तो a कितना आ गया, 0। अब a तो 0 आ गया। अब आती है b की बारी। अब आप देखो यहाँ जो इक्वेशन बनी ना बेटा, इस इक्वेशन में कहीं b आया ही नहीं, तो b आया ही नहीं तो फिर b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे कि सिंस द लिमिट x goes to 0 of fx is independent of b। इंडिपेंडेंट ऑफ b कहाँ से आया, ये b पर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि b जो है वो ना तो LHL में आ रहा है ना RHL में आ रहा है। तो सिंस द लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ b so we can take any real value। तो b जो है ना वो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, एक्सेप्ट 0। ये एक्सेप्ट 0 क्यों, बिकॉज क्या रीजन होना चाहिए इसका, इसका रीजन ये होना चाहिए कि बिकॉज b अपीयर्स इन डिनोमिनेटर। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिएगा जरा, नीचे bx आ रहा था तो bx मतलब डिनोमिनेटर में b आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में b आ रहा है इसका मतलब b कैन नेवर बी 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर क्या बना, a तो 0 होगा एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड कैन टेक एनी रियल
वैल्यू। ये आपके पास आंसर आएगा कि बी की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बस जीरो नहीं होना चाहिए, और ए की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, जहां LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, और इनकी इक्वालिटी के बेसिस पर हमसे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है। एंड दिस क्वेश्चन कैन बी गिवन फॉर 4 मार्क्स एज वेल एज फॉर 6 मार्क्स। सो यू हैव टू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस मोर एंड मोर। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं, आप स्टडी कर सकते हैं और करके देखिएगा भी कि ए और बी की वैल्यू को निकालने से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस है बेटा एग्जाम्पल्स में, उनको देखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और हमें पता है कंटिन्यूटी में तो LHL RHL फंक्शनल वैल्यू तीनों ही इक्वल होती हैं, तो कई बार तो सिर्फ दो से या इन दो से भी पता चल जाता है कि क्या वैल्यू आनी चाहिए, हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हमारा रिकमेंडेशन है कि बेशक दो चीजों से आंसर आ जाए, फिर भी आप कैलकुलेशन तीनों का ही करके आओ, तीनों का ही शो करो। क्योंकि बोर्ड में कई बार ऐसा हो जाता है कि टीचर अगर बोर्ड की आंसर की में मार्क्स मेंशन्ड होंगे ना LHL के या RHL के, तो वहां टीचर जो है वो आपके उतने मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे, बेशक आपका आंसर कंप्लीट आ रहा होगा तब भी। तो चाहे दो चीजों से आंसर आ जाता है, सिर्फ LHL और FA से आ गया, सिर्फ RHL या FA से आ गया, सिर्फ LHL इक्वल टू RHL से आ गया, फिर भी आप पूरा मेंशन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नाउ यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस ऑफ such type. With this we come to the end of today's lecture. Now you may ask